यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु यहाँ पर जीएस एकेडमी का टेस्ट है, ठीक है। तो जी ज्ञान बिंदु का यहाँ पर टेस्ट है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर यहाँ पर ये 7वां रहेगा। हम लोग ने भी कितना 4 तक किया है ना, बीच में 5, 6 और 7 अभी नहीं है, राइट। मैं इसलिए भी नहीं कराया मैंने कि ये पहले जो फुल पेपर अभी स्टार्ट हो गया है ना, मैं पहले फुल पेपर जैसे कि जो देखो एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात कि जैसे 4 तक हम लोगों ने कर लिया है ना, 4 या 5 जो भी कर लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे 7वां कर रहे हैं। जो लेटेस्ट अभी जो कल हुआ है या परसों यहाँ पर 23 तारीख को जो हुआ है ना, वो पेपर हम लोग कर रहे हैं। इनको जो आगे वाले पेपर उसको हम लोग पहले पूरा कवर लेते हैं और जो पीछे का पेंडिंग हम लोग बाद में इसको कवर कर लेंगे, है ना। जब तक आप फुल भी करते रहो और बीच में मैं इसको भी बीच में पेपर जो बचे हुए मैं कराता रहूँगा, राइट। जो स्टेप से पूरे होते रहेंगे, आगे का पेपर भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो फुल लिंक यहाँ पर सभी कोचिंगों के भी आ गए हैं, तो वो सभी करते रहो साथ में, और सेक्शनल टेस्ट यहाँ पर इसका भी लगाता रहूँगा, वो भी करते रहना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। बाकी देखो कुछ पूछना रहेगा तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, ठीक है। और आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और मैंने सुबह आपको कराया हुआ है पीडब्ल्यू का टेस्ट नंबर 2 फुल लिंक कराया है, वो देख सकते हो, सुबह मैंने कराया हुआ है ना। आते क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है दूरी एवं यहाँ पर विस्थापन के संबंध में विचार करना है। दूरी धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये क्या होगा, इसका सही है गलत है बताओ। देखो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये देखने से गलत लग रहा है ना, देखने से गलत लग रहा है। कैसे? क्योंकि जो दूरी है हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो नहीं कि दूरी हमारे हम कितना गए 1 किलोमीटर से भी कम चलें, 0 किलोमीटर से भी कम माइनस में चलें, ये तो नहीं हो सकता ना, तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी। दूसरी बात है विस्थापन केवल धनात्मक और शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है ना। सेकंड बात भी यहाँ पर क्या होगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकता है ना, इस दिशा पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दिशा पर निर्भर करता है, ये शून्य तीनों हो सकता है लेकिन दिशा पर निर्भर करेगा, ये बात गलत है। आगे ये बोला ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो गलत हो गया, है ना, दोनों बातें गलत हो गई। तीसरा, दूरी सदिश राशि है जबकि विस्थापन एक अदिश राशि है, ये बात भी क्या है, गलत, क्योंकि दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, जबकि यहाँ पर विस्थापन सदिश राशि है, इसमें परिमाण की दिशा दोनों की जरूरत होती है, परिमाण दिशा दोनों की होती है ना। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, तीनों बातें गलत हैं। आंसर यहाँ से 1, 2, 3 सभी गलत हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें से, पूछे कौन सा सही है, तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से आंसर होगा पहले का, राइट। देखो आपको यहाँ से आंसर से मतलब नहीं कि कौन सा आंसर कहाँ पे आ रहा है, आपको चीज़ों को समझते जाना है, क्या यहाँ पर डिफिनेशन की बात चल रही है, ठीक है, वो चीज़ डी आंसर है। सेकेंड नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है, वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने पर प्रवृत्ति को घर्षण कहते हैं। पहली बात क्या होगी, सेकेंड का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, सेकेंड का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने पर प्रवृत्ति की जड़त्व कहते हैं, ना कि घर्षण की। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड बात है सभी वस्तु का जड़त्व समान होता है, एक समान नहीं होता है, यहाँ से वह सेकंड बात गलत हो जाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है ना, ये बात गलत हो गई। तीसरी बात है घर्षण सदैव वस्तु की गति पर प्रतिरोध करता है, ये बात करेक्ट है। तीसरा सिर्फ करेक्ट होगा, आंसर क्या हो डी। तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार करना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी या अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है परंतु भार स्थान के साथ साथ बदलता रहता है। पहली बात, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड बात है, सेकंड बोला है गुरुत्वीय बल पृथ्वी की केंद्र से दूरी बढ़ने पर बढ़ता है परंतु ध्रुवों पर विषुवत रेखा की ओर घटता है, ये बात गलत है। पहली बात इसी से थी, सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ओनली वन करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित होता है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है संबंधित है, आंसर हो जाएगा उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उससे यहाँ पर क्या संबंधित हो गई है, ठीक है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स होता है उसके ये बताता है कि ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है और इसके अनुसार ऊर्जा को कहाँ ना उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, ठीक है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका गणितीय रूप देखेंगे, डेल्टा यू इक्वल होता है क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है। क्यू क्या है? देखो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है क्या, डेल्टा यू। क्यू क्या होता है? एक निकाय जो दी गई यहाँ पर उष्मा, और डब्ल्यू यहाँ पर किया गया कुछ कार्य होता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 5 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है, पास्कल का नियम बंद द्रव पर लागू होता है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बात यहाँ से सभी
दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये नियम गैस पर लागू नहीं होता है। गैसों पर भी नियम क्या होता है, लागू होता है, क्योंकि संपीड़ित गैस जो है ना कि गैस संपीड़ित होती है और फिर भी उन पर यह सिद्धांत काम करेगा। 1 2 करेक्ट है, तीसरा आंसर गलत होगा। पांचवें का आंसर क्या होगा, डी, 1 2 सही, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे यहाँ पर विमाएँ दी गई भौतिक राशि और इनकी ये मिलान करना। अगर यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड आपका नहीं है तो क्या देखो कुछ कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर समझ के कर सकते हो, है ना। लेकिन आपको मतलब ये सब नहीं करना है कि जाके आप विमाएँ इनको याद करो पूरी रटो, है ना। कुछ कुछ जो भी विमाओं को लेकर क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब क्वेश्चन आपके पास अगर बुक होगी, स्टैटिक आपके पास बुक अगर साइंस की, वहाँ से आप इसको कर सकते हो कवर, ठीक है। तो देखो जैसे कि दाब की क्या होगी, दाब क्या होती है, Ml(T)-2 Ml(T), हाँ Ml-1 T-2, है ना। घनत्व क्या होती है, घनत्व की हो जाएगी आपकी Ml-3 से अंतःगुणा की क्या होती है, से अंतःगुणा की Ml से अंतःगुणा की आपको जाएगी सी नंबर Ml-1 T-1। पृष्ठ तनाव की क्या होती है, पृष्ठ तनाव की आपकी होती है Ml(M1 S0 T-2। ये करेक्ट आंसर क्या होगा, छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि की चाल के संबंध में विचार करना है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, पहला क्या होगा। सातवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सातवें क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से अधिक नहीं होती है, ये बात गलत है, काफ़ी कम होती है, अधिक नहीं होती है। अगला कुछ स्टेटमेंट है, मध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। मध्यम का तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटती है, बढ़ती नहीं है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल लोहा 6420 मीटर पर सेकंड होती है ना, लोहे में। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात भी यहाँ से क्या होगी, गलत है, क्योंकि 6420 मीटर पर सेकंड की चाल एल्युमिनियम में होती है, लोहा नहीं होगा यहाँ। चौथी बात है, ठोस में गैसीय अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल घटती जाती है, ये बात एकदम करेक्ट है। तो एक बात सही है, चारों में ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है, पहला क्या होगा। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से क्या होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, ना कि छोटा या बड़ा। सेकेंड बात है, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दुगनी होती है, तीसरी बात गलत है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है, सही आंसर क्या होगा, सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, अगर किसी वस्तु के वेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन या कितना बदलाव होगा। 9वें का क्या आंसर होगा, 9वें का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट है, 21% इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित पर विचार करना है, विलेन एक विषवांगी मिश्रण होता है। 10वें का पहला क्या होगा, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो होगा गलत है ना। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि विलेन का जो कण होता है पूरे मिश्रण में समान रूप से फैला होता है, ठीक है, पहला गलत है। सेकंड, विलेन के कणों की आंखों को देखा जा सकता है, सेकंड बात यहाँ से भी गलत है, क्योंकि विलेन के कणों को काफ़ी व्यास बहुत सूक्ष्म होता है, 10⁻⁻2 मीटर या उससे भी कम, है ना। तो क्या होगा, उससे भी कम होता, तो यहाँ पर क्या होगा, इसे आंखों से नहीं देख सकते, गलत है। तीसरी बात है, ये बोला कि चीनी और जल के विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण, इसमें चीनी विलय और जल विलायक होता है, ये बात करेक्ट है, आंसर सी केवल 3। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर विचार करना है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। 11वें का पहला क्या होगा, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उदासीन विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, सेकेंड बात क्या होगी, 11वें का सेकेंड बात यहाँ से गलत है ना, सेकंड गलत है। क्योंकि क्यों गलत है, देखो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा पदार्थ जो न तो अम्लीय और न ही क्षारीय है, उदासीन विलयन कहलाता है, ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर को रंग परिवर्तित नहीं करेगा, सेकंड गलत हो गया। तीसरा, हल्दी लिटमस पेपर गुड़हल की पंखुड़ी आदि के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक होंगे, करेक्ट है, 1 और 3 सही है, 11वें का आंसर बी। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित पर विचार करना, सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को देखते हैं, सुमेलित करके इसको। पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर है न्यूट्रॉन, 12वां नंबर न्यूट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन आपको हो जाएगा 1 का 4 चैंडविक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ईट मतलब टॉमसन, बी का 1, पाजे पर मतलब रदरफोर्ड, और नाभिक परमाणु नाभिक जो हो जाएगा आपका ई गोल्डस्टीन, इसका सही आंसर होगा।
12वें का क्या होगा, 12वें का करेक्ट आंसर ए यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर। 13 नंबर है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा यहाँ पर कथन सही होगा, व्यंजक चूर्ण के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। 13 करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये जल में अधिक विलय होती है। ये बात गलत है, क्योंकि व्यंजक चूर्ण ठंडे जल में विलय तो होता है, लेकिन इसे मौजूद जो अशुद्धियाँ होती है जैसे चूना कारण यहाँ पर कभी भी पूरी तरह से यह अधिक विलय नहीं हो पाता है, अक्सर ये एक धुंधला घोल बनाता है। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सॉरी 40 बोल रहा हूँ, 14 14 नंबर। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रक्रियाओं का कौन सा क्रिस्टलीकरण विधि से अनुप्रयोग माने जाते हैं। क्रिस्टलीकरण के अनुप्रयोग में से कौन से, आंसर 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा तो पहला समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। ठीक है, उसके बाद नमक से कपूर को पृथक करना, ये बात गलत होगी। अशुद्ध नमूने में फिटकरी को पृथक करना, ये बात करेक्ट है। वायु से विभिन्न गैसों का पृथक करना, चौथी बात गलत होगी। 1 3 सिर्फ करेक्ट है, चौथी बात यहाँ से इसकी गलत है, दूसरी भी गलत है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15, किसी घोल की अम्लता या क्षारता में ज्ञात करने के लिए पीएच पैमाना इसे कैसे परिभाषित करता है। आंसर क्या होगा, 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ये log 10 1/H+, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। किसी घोल की अम्लता एसिडिटी में यह क्षारता, ठीक है, एल्कलाइन जो होती है, इसको मापने के लिए पीएच स्केल उपयोग होता है, और पीएच की परिभाषा पीएच को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में परिभाषित करता है। गणितीय रूप इसे इस प्रकार लिखते हैं जैसे कि pH इक्वल -log 10H+, ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है। क्वेश्चन 16 है, फास्फोरस द्विपरमाणुक होते हैं, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि फास्फोरस P4 इनके रूप में होता है, और जिसे यहाँ पर चतुष्परमाणुक या बहुपरमाणुक यहाँ पर कहा जाता है, इसलिए पहला गलत हो गया। सेकेंड, अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन संयुक्त तत्व के द्रव्यमान 3:14 होता है, सेकेंड बात भी यहाँ से गलत होगी, सेकेंड बात भी गलत है, क्योंकि द्रव्यमान क्योंकि अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है और हाइड्रोजन का 3:1 3 होता है, तो 14:3 होता है, ना कि 3:14, गलत होगा। तीसरा, ये तत्व के एक अणु से एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं, ये बात करेक्ट है, सिर्फ तीसरा सही है। आंसर यहाँ से पूछा गलत कौन सा है, तो 1 और 2 इसका गलत हो जाएगा बी। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित युग्मों में से विचार करना है कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है 17 में, आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्लोरीन्स, फ्लोरीन्स जो होता है, फ्लोरीन्स ये फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक होता है, यहाँ से आंसर इसका सही होगा, क्योंकि फ्लोरीन्स जो होते हैं ये कार्बन का एक अपर रूप जो पूरी तरह से कार्बन के परमाणु से बना होता है, जैसे C60, इसमें फ्लोरीन नहीं होता है ना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा कम होता है, अवायवीय श्वसन की अपेक्षा अधिक होता है, कम नहीं होता है, गलत हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल है, CO2 तथा जल होता है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात जो 18 नंबर है इसका करेक्ट है। तीसरा, ग्लूकोज के अपघटन की प्रथम अवस्था बनने वाला पदार्थ लैक्टिक अम्ल है, ये बात भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। 1 और 3 इसका गलत है, गलत पूछा तो 1 और 3 ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर यहाँ पर जो ब्लड है और लसिका लिम्फ जो है उसके बारे में विचार करना है। रुधिर गहरे लाल रंग का तरल ऊतक है, जबकि लसिका रंगहीन तरल ऊतक होगी, पहली बात क्या होगा 19 का करेक्ट है, ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है, रुधिर में आरबीसी अनुपस्थित होता है, जबकि लसिका में आरबीसी उपस्थित होती है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि रुधिर आरबीसी में उपस्थित होती है, ठीक है, और जबकि लसिका में आरबीसी अनुपस्थित होती है ना, और कथन में इसके अपोजिट बताई जा रही बात। तीसरी बात है, रुधिर में लिम्फोसाइट की संख्या काफ़ी अधिक होती है तथा लसिका में न्यूट्रोफिल्स की संख्या काफ़ी अधिक होगी, तीसरी बात क्या होगा, ये बात गलत है, क्योंकि लसिका में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, जबकि रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। 1 3 मतलब 1 करेक्ट है और दूसरा तीसरा गलत है ना, दूसरा तीसरा गलत है, तो सही पूछा है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 20 से 20, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होगा, देखो 20 में जो हो जाएगा ऑक्सीजन आपका क्या, ये एक 2 सिलिक तथा पृष्ठे है ना, पृष्ठे, और फ्लोरीन हेनरी माइसन, सोडियम आपका हो जाएगा डेवी, क्या होगा डेवी, और सिलिकॉन आपका हो जाएगा बर्जिलियस। करेक्ट आंसर यहाँ से 20 का क्या होगा, डी करेक्ट है। 21 21 नंबर है,
अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका तथा चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इसके संबंध में विचार करना है। कशेरुकी जंतु के यकृत की कोशिकाओं में एससीआर मतलब जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है इसकी, वो बात कर रहा है, चिकनी वाली, राइट। और विष तथा दवा के निराविशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहली बात क्या होगी, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकंड, ये कोशिका के द्रव और इसके जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उसके मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के केंद्र के मध्य पदार्थों के परिवार के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही हैं। 21 का आंसर क्या होगा, 21 का आंसर 1 2 दोनों से है सी। 22 नंबर है 22, अस्थियों के संबंध में विचार करने। स्तनधारी के भ्रूणावस्था में अस्थियों का निर्माण मेसोडर्म में होती है। 22वें का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बात है, हिंज संधियों की अस्थियों सभी दिशाओं में मोड़ी जा सकती हैं। सेकंड बात इसकी क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि सभी दिशाओं में बॉल और सॉकेट संधि में होती है, यहाँ पे नहीं होती है। प्रत्येक पक्षपात में घुटने पर एक टोपीनुमा अस्थि होती है। तीसरी बात क्या है, गलत है क्योंकि टार्सल्स टखने की हड्डियाँ होती हैं, गलत हो जाएगी। चौथी बात है, टिबिया तथा फिबुला नामक अस्थि पैरों में पाई जाती है। चौथी बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 4 सही है। 22वें का सही आंसर क्या है, 22वें का सही आंसर यहाँ से बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 23 जनन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, किसी प्रजाति स्पीशीज में उसकी समष्टि के स्थायित्व का संबंध उसके जनन से होता है। 23 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड बात है इसकी, सेकंड बात बोल रहा है कि जनन कोशिकांग में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनाती है जो कि यहाँ पर एक दूसरे से पूर्णतः समरूप होती है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर सेकंड बात गलत बता रहा है क्योंकि इनमें से कुछ जैव रासायनिक भिन्नताएं अवस्था होती हैं जो विकास का आधार बनाती हैं, है ना। तीसरी बात है, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 2 बातें करेक्ट हैं, 1 और 3 बी। क्वेश्चन 24 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। धान, गेहूं, सरसों, तिल, अलसी आदि उभयलिंगी श्री होती है। पहला क्या होगा, 24वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर धान, गेहूं, सरसों, तिल, अलसी आदि वास्तव में द्विलिंगी होती हैं और एक यहाँ पर एक ही फूल में नर और मादा दोनों अंग होते हैं, ठीक है। उभयलिंगी में का अर्थ होता है कि एक ही पौधों में अलग अलग नर और मादा फूल का होना, जैसे मक्का में होता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। सेकंड बात है, नारियल, अरंडी, मक्का, अंगूर, लौकी आदि उभयलिंगी होंगी। तीसरी बात यहाँ, सेकंड बात यहाँ से गलत है, अभी मैंने आपको बताया, है ना। सेकंड बात गलत है क्योंकि इन्हें आमतौर पर जो क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं, ठीक है। तो इनको उभयलिंगी नहीं कहा सकता है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर 24 का सी करेक्ट है। सी मतलब 1 और 2 दोनों गलत हैं। 25 नंबर है 25, निम्नलिखित पर विचार करना है। ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पथ कहा जाता है। 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है, एकदम सही है। सेकंड बात है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव के संपन्न होती है। तीसरा, ग्लाइकोलिसिस में 2NADH2 बनता है, ये बात भी करेक्ट है। चौथा, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में CO2 अवश्य ही उत्पन्न होता है। चौथी बात गलत है। आंसर क्या होगा, 1 2 3 सिर्फ सही है। आंसर 25 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है 26, निम्नलिखित पर विचार करना है। पत्तियों में क्लोरोफिल मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है। 26 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 26वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये जो होगा क्या होगा, 26वें का देखो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलती लग रहा है, सही होगा पहला, सही है ना। 26वें का पहला सही इसलिए क्योंकि देखो पत्तियों में क्लोरोफिल मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्थित होता है। पहला क्या होगा, पहली बात सही है ना, क्योंकि पत्तियों के बीच परत पाई जाती है जिसमें मेसोफिल कहता है और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जहाँ कोशिका और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाएगा। पहली बात सही है, थोड़ा सा डाउट था बट यहाँ पर करेक्ट होगा पहला। सेकेंड बात है, मटर, सरसों एवं सेम में रेशेदार जड़ पाया जाता है जबकि गेहूं, मसूला जड़ें पाई जाती हैं इसमें। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ पर एक बीजपत्री पौधा होता है गेहूं, ठीक है, इसमें रेशेदार जड़ पाई जाती है, गलत हो गया। तीसरा बोला गाढ़ कोशिका जो होती है इसमें जड़ों में पाई जाती है, गाढ़ कोशिका जड़ों में पाई जाती है। तीसरी बात क्या होगी, ये बात गलत है क्योंकि इनका कार्य रंध्र के खुलने और बंद होने से नियंत्रित करता है, न कि जड़ों में पाया जाना।
1 सिर्फ करेक्ट है, गलत पूछा है तो 2 और 3। 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं इसमें रोग का नाम और प्रभावित अंग इसमें से कौन कौन से हैं 27 में। ठीक है, पहली बात है, पहला है डायरिया, है ना। डायरिया क्या होगा? एक का 2 पाचन तंत्र, राइट। उसके बाद बी मतलब स्केरियसिस, स्केरियसिस क्या होगा? बी का 3 छोटी आंत, राइट। सी का 4 मतलब क्षय रोग, फेफड़े को यहाँ पर क्या होगा? प्रभावित करेगा। और निमोनिया क्या होगा? श्वसनांग को प्रभावित करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ से डी सही है। आगे क्वेश्चन आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसे बोला निम्नलिखित पर विचार करना है, फाइलम और इनकी क्या विशेषता होती है ये। ठीक है, पहली बात है यहाँ से, पहला है एनालिडा। एनालिडा क्या होगा? देखो एनालिडा जो है ये क्या हो जाएगा? वास्तविक देह हुआ, है ना। क्या होगा? वास्तविक देह हुआ। सेकेंड बात यहाँ से अर्थोपोडा। अर्थोपोडा क्या होता है? अर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है क्या? बी का 2 एकदम सही बात है। मोलस्का क्या होता है? मोलस्का जो होता है ये खुला संवहनी तंत्र होता है। और चौथा इकोनोडर्मा, इकोनोडर्मेटा, ये क्या होता है? ये त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। चारों बातें सही है, A1 B2 C3 D4। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 29 नंबर है, जीवधारियों के विभिन्न अंगों तथा उनके जो संपूर्ण शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा 29 का, ये कहलाता है। करेक्ट आंसर 29 का सी करेक्ट है, कारिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कारिकी यहाँ से इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कारिकी होता है कि जीवधारियों में विभिन्न अथवा संपूर्ण शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को क्रियाविधि अथवा अध्ययन कारिकी कहलाता है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, नंबर है, खनिज और यहाँ पर अभाज्य वंज रोग हैं वो। ठीक है, देखते हैं 30 में। पहली बात यहाँ से, पहला बोला है कि खनिज किसमें क्या होगा? कैल्शियम, ये अस्थि क्षय होता है। पहली बात करेक्ट है ना, पहला सही है। सेकेंड बात 1 और 2 पूछा गया इसमें, कैल्शियम का तो यहाँ पे इसमें सही होना चाहिए। कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है? अस्थि क्षय होता है। सही बात है, सही है। दूसरा आयोडीन घेंगा, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा लव के दंत क्षय रोग, ये बात इसकी गलत है ना, तीसरी वाली, क्योंकि यहाँ पर लव की की कमी से दंत क्षय रोग नहीं होता, बल्कि यहाँ पर अल्प रक्तता होती है। राइट, 1 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 31 आते हैं 31। ठीक है, 31 नंबर है, जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा किले महाराष्ट्र में है? 31 का सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें से 1 2 और 4 इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, जुलाई 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलों को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह निर्णय यूनेस्को के 47वें सत्र पेरिस की बैठक में लिया गया था। ठीक है, बी 1 2 4 सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 32। अगस्त 2025 में नौसेना को सौंपे गए INS उदयगिरी जो है उसके संबंध में विचार करना है, कौन सा कथन गलत है? पहली बात है 32 का, इससे बोला है कि हाँ, इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर है, उसके निर्माण इसके द्वारा लिमिटेड द्वारा किया गया। 32 का पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसका प्रचालन मुंबई में शुरू किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, इसका प्रचालन मुंबई यहाँ पर नहीं होगा इसमें। ठीक है, मुंबई में नहीं किया गया था तो गलत हो जाएगी बात ये। राइट, तीसरी बात है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूरी की स्टेल्थ फ्रेगेट होगी, ये बात करेक्ट है। तो 1 और 3 करेक्ट होगा, दूसरा ऐसे का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से बी, मतलब केवल तो गलत पूछा था तो बी। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा दिए गए सर्वोच्च पुरस्कारों के संबंध में विचार करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर क्या होगा? 33 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलिवर्शिया मिराबिलिस इथियोपिया, डी यहाँ से क्या होगा? सम्मिलित नहीं कर रहा है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 से 9 जुलाई 2025 तक ग्लोबल साउथ के विभिन्न यहाँ पर जो आधिकारिक यात्रा पर आए थे और 17 ब्रिक्स सम्मेलन को भारत में प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिए गए थे, और जिसमें से आपका ये चौथी वाली बात जो है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट
वेल्टिवसिया मिराबिलिस इथियोपिया, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 34 नंबर है। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 34 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी ये करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है इसकी, सेकेंड बोल रहा है कि हाँ, सेकेंड बोला इस सम्मेलन का अध्यक्ष था लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने किया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इस सम्मेलन का थीम था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा को बहुपक्षवाद को मजबूत करना था। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से 34 का होगा, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, है ना, ये थीम इसकी नहीं थी। राइट। चौथी बात है, इस सम्मेलन का समापन ब्रिक्स की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के हस्तांतरित कर दी गई है। ये बात गलत होगा क्योंकि अपरागामी जो सम्मेलन 2026 का किर्गिस्तान में होगा, इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 1 2 करेक्ट है। आगे क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है, 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला वर्ष 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन द हेग नीदरलैंड में हुआ था। सेकेंड, वर्ष 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन तुर्की में संपन्न होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। पूछे कि गलत कौन सा होगा, है ना, गलत कौन सा होगा? तो देखो क्योंकि अगर दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है 35 के एकदम करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तो पूछे गलत कौन सा होगा, तो डी यहाँ से गलत है, मतलब कोई गलत नहीं है। 36 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में जो गलत है 36 का, ये हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर? ए यहाँ से, इसमें सूचकांक प्रथम स्थान थाईलैंड का है। ए यहाँ से क्या होगा? 36 का सही आंसर है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट यहाँ पर जारी करता कौन होता है? ये पार्टनर्स हेनले और यहाँ पर ब्रिटेन। प्रथम स्थान सिंगापुर और भारत का स्थान 77 वीजा मुक्त है 59। ये करेक्ट है। 37 नंबर है, वर्ष 2025 के लिए किए गए नवनियुक्त के संबंध में विचार करना है, कौन सा सम्मिलित नहीं कर रहा है इसमें? कौन सा सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? 37 का आंसर क्या होगा? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा यहाँ से क्या ये सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 37 में। राइट, बाकी सब इसका स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। राइट, आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन है 37 हो गया। 38 नंबर है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए पर किसे दिया गया है? 38 का आंसर हो जाएगा, ये दिया गया पार्वती तिर्की का करेक्ट आंसर होगा इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 9वीं स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024-25 के संबंध में विचार करना है, कौन से यहाँ पर युग्म गलत है? तो जो गलत हो जाएगा 39 का, ये हो जाएगा 20 सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर वाराणसी। ये बात यहाँ से गलत है इसका। ठीक है, बी नंबर यहाँ से गलत है। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो वाराणसी है, जो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर है, इसको मिला था आपका प्रयागराज को, वाराणसी को नहीं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, कोट यहाँ पर सहायता से विचार करेंगे। पहला बोला भारत की पहली जनजातीय जीरोम परियोजना गुजरात में शुरू की गई है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट होगा। भारत का पहला अश्वरोग मुक्त केंद्र मेरठ में स्थापित किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट होगा। 41 नंबर है, कर्नल केसी नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है, राइट, ये किसे यहाँ पर प्रदान किया गया है? पता नहीं आपको किसे प्रदान किया गया? करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा आपका। ये प्रदान किया गया है सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक है, क्या होगा? ए यहाँ से इसका ए होगा, हाँ, सचिन तेंदुलकर, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। 42 विलियम्बटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये बताना है आपको, किसने जीता? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 42 का, ये जीता है जेनिक यहाँ पर सिनर, इन्होंने। ठीक है, जेनिक सिनर, ये करेक्ट आंसर होगा। और पुरुष एकल इटली के हैं ये, और कार्लोस अल्काराज स्पेन, ये उप विजेता रहे थे इसके। 43 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात बोला है, प्रतिभा सेतु पोर्टल को संघ लोक सेवा आयोग ने जारी क्या है? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, राइट, जो स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, ये गलत है क्या? हाँ, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, गलत नहीं, क्योंकि लोक सेवा आयोग द्वारा ही जारी किया गया था संघ लोक सेवा आयोग, सही है। और प्रतिभा सेतु पोर्टल का उद्देश्य यूपीएससी के सभी परीक्षा पारदर्शिता को सुनिश्चित करना होता है। एकदम गलत स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका उद्देश्य था कि जो यूपीएससी साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनको यहाँ पर नौकरी
प्रदान करना। सेकंड गलत है, ओनली वन करेक्ट है। तो गलत क्या होगा, गलत पूछा बी। क्वेश्चन नंबर 44 अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को बमबारी किया था? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, सही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें तहत यहाँ पर ईरान ने 3 परमाणु ठिकानों फोर्ड, नतांज, इम्फहान में बमबारी की थी। ठीक है, और जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया था। 45 नंबर है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य में भारत के किस स्थान पर है? 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें से एक तो 15वां भी जो होगा यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 15 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विचार करना निम्नलिखित पर देखते हैं। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2025 इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड, NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट बनी है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर सी 46 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 नंबर क्वेश्चन है, सिपरी 2025 रिपोर्ट है, उसका विचार करना है उसके बारे में। कौन सा यहाँ पर गलत बोला है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसका, फिर कौन सा 47 का? ठीक है, जो गलत है 47 का ही हो जाएगा यहाँ से। तो पहली बात है, इन रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 180 दर्ज की गई थी। बात करेक्ट है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है और सबसे परमाणु संपन्न देश रूस है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा होता तो कोई गलत यहाँ पर नहीं है, डी। क्वेश्चन 48, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 48 का सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ है नैरोबी, बी डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया था। इसका शीर्षक अफ्रीका के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए महाद्वीपीय आह्वान करना, डी 48 का सही आंसर है। 49, एक्सिओम 4 मिशन के संबंध में विचार करना है। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया था। पहले अब क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, इसे स्पेस एक्स फॉल्कन 9 में प्रक्षेपित किया जाएगा, ये भी बात करेक्ट है। और इस मिशन के पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। पूछे गलत कौन सा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? आंसर डी 49 का। क्वेश्चन 50, हाल ही में आर्द्र भूमि के रूप में घोषित स्थल खीचन और मेनार किस राज्य में स्थित हैं? 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्थित है, बी यहाँ से आंसर होगा इसका, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण और पारिस्थितिक संबंधित में समसामयिक घटना चर्चा में रहा था, और माउंट एटना जो था यहाँ पर ये सिमली द्वीप को लेकर के था, राइट। और यहाँ पर जून में 2025 में आर्द्रभूमि के रूप में घोषित खीचन और मीनार राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार सबसे उत्तम शहर रहने योग्य यहाँ पर कोपेनहेगन है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? 51 का जो पहला स्टेटमेंट है ये यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात है, दिल्ली और मुंबई वैश्विक स्तर पर क्रमशः 120वें और 121वें स्थान पर है, ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? ये जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी जो रिपोर्ट है ये 2025 जारी करता था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है वो जारी करती है कि रहने के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा शहर कौन सा है। तो सबसे अच्छा शहर कोपेनहेगन था, कोपेनहेगन यहाँ पर जो डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया का, राइट। उसके बाद आपका ज्यूरिख। भारत की स्थिति में दिल्ली मुंबई क्रमशः 120 और 121वें स्थान पर हैं। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 52 नंबर 52। इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है, योजना और यहाँ पर इसके योजना प्रवर्तक कौन कौन है ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। पहली बात है, पहला बोला है इसे राजीव गांधी वन संवर्धन योजना 52, पहला क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, दूसरा यहाँ से क्या होगा? नव्या योजना। नव्या योजना जो होगी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत, और ये क्या होगी? ये 10वीं की उत्तीर्ण किशोरी जो होती हैं, है ना, बच्चे जो होते हैं लड़कियों में, उनमें 16 से 18 वर्ष की जो सशक्त करना और वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए इनको तैयार करना। ठीक है, तो सेकंड बात यहाँ से उत्तर प्रदेश, ये गलत होगा। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका जो उत्तर प्रदेश तो इसमें नहीं होगा, है ना, हिमाचल प्रदेश होगा शायद से, राइट। हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश तो पहले का था, ये उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका तो नहीं होगा 52 में। उत्तर प्रदेश इसका नहीं है, मतलब यहाँ पर देखो ये नव्या योजना ये चलाई गई थी मंत्रालय द्वारा, ये पर्टिकुलर नहीं बताया गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो ये गलत होगा। तीसरा है थल्ली की वंदनम योजना आंध्र प्रदेश
सेकंड बात तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि थलकी वंदना योजना जो है आंध्र प्रदेश और 1 से 12 तक के छात्रों को, माताओं की जो है उनको प्रशिक्षित करना, ठीक है, और प्रतिवर्ष 15,000 की राशि प्रदान करना। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, सही पूछा है तो 1 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 53 53 नंबर निम्नलिखित में से गलत यहाँ पर युग्म कौन सा होगा? गलत यहाँ पर जो 53 का हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ से मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 अंधरुति राय इसका सही आंसर है, ठीक है। मतलब इसमें जो गलत पूछ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर इसका आंसर ही सही है। और सही आंसर क्या होगा? मातृभूमि साहित्य जो पुरस्कार है ये मिला था सारा जोसेफ को, अंधरुति राय इसका गलत आंसर है क्योंकि गलत पूछा है। 54 है, टेनिस प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जीता है कोको गॉफ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। कोको गॉफ ने जीता है। और पुरुष एकल में किसने जीता है? पुरुष एकल में यहाँ पर कार्लोस अल्काराज स्पेन के, ठीक है। 55 नंबर आते हैं, मैथिली भाषा के लिए केंद्रीय बाल साहित्यिक पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? करेक्ट आंसर 55 हो जाएगा, ये दिया गया है बासुकीनाथ झा को दिया गया है ना, बासुकीनाथ झा को दिया गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 का डी करेक्ट है। 56 है, 2025 में बिहार के किस यहाँ पर नए नव नियुक्ति जो थी उसके संबंध में बताने कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आंसर 56 का करेक्ट क्या होगा? 56 क्या से सही आंसर हो जाएगा? ये इसका डी आंसर गलत है। कौन सा? बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष मोहम्मद सरवर आलम इसका सही आंसर होगा, डी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर है, बिहार से संबंधित पद्म पुरस्कार विजेता 2025 में से इसमें संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित करना है, कौन सा होगा? व्यक्ति और इसके संबंध में कौन कौन है? 57 कौन कौन होगा इसके संबंध में? पहला इसमें हो जाएगा, पहला तो आपका भीम सिंह भावेश क्या होगा? एक का। चौथा सामाजिक कार्य को लेकर के, ठीक है। अगला बी निर्मला देवी आपका हो जाएंगे सी कला को लेकर के, राइट। सी मतलब हेमंत कुमार जो हो जाएगा ये चिकित्सा, और सुशील कुमार मोदी सार्वजनिक मामलों को लेकर के। 57 का ए करेक्ट है। 58 नंबर क्वेश्चन 58, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 58 का आंसर क्या होगा? 58 का कोई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका IIT मुंबई सही आंसर होगा। बिहार सरकार ने बिहार संस्कृत बोर्ड शिक्षा का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया है? 59 59 का यहाँ से बी करेक्ट आंसर होगा, 59 का क्या होगा? बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 60 है, बिहार में समसामयिक घटनाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर बताना कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा? 60 का कौन सा गलत है ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, एक तो राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 कमलेश कुमार को दिया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से क्या होगा? एकदम करेक्ट है। सेकंड बात है, विकसित भारत जो है ये तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 पटना में आयोजित हुआ है, ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है और गलत यहाँ पर कोई नहीं होगा, डी, राइट। आगे क्वेश्चन आता है 61, यदि काली का अर्थ होता है पीला, पीली का अर्थ होता है नीला, नीली का अर्थ होता है हरा, हरी का अर्थ होता है सफेद और सफेद का अर्थ होता है लाल, तो दूध का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? 61 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से लाल, करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर है, किसी निश्चित कुट भाषा में 253 का अर्थ होता है बुक्स आर ओल्ड, 546 का अर्थ होता है मैन इज ओल्ड और 547 का अर्थ होता है ओल्ड इज गोल्ड, तो इसके लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा, इसके लिए प्रयुक्त किया गया है 4, यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। 2 5 3 5 हो गया, इसमें से 2 4 6 4 हो गया, 5 4 7 है ना, तो आंसर क्या होगा? 4 यहाँ से जो आ रहा है इसका करेक्ट होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर इच जो इसके लिए 4 प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 63, किसी खास कोड जॉय राइट को यहाँ पर ZPKYQDCH है वो लिखते हैं, उस कोड में मेजर को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे यहाँ पर क्या? 63 का करेक्ट आंसर डी, BNBFNRDQT लिखेंगे, ठीक है। 63 का डी। 64 है, कल्याणी वीणा सास है और वीणा अशोक की पत्नी है, धीरज सुदीप का पुत्र है जो अशोक का इकलौता भाई है। कल्याणी अशोक की कौन है? 64 का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा माँ होगी, सी। 65 नंबर, सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित और तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित को परछाई ठीक उसी दाईं तरफ थी जिस समय सुमित का चेहरा था, तो किस दिशा में चेहरा था उसका? 65 का आंसर हो जाएगा, ये दक्षिण दिशा में था, बी,
ठीक है, डायरेक्शन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका। 66 है सार्थक क्रम यहाँ पर व्यवस्थित करना, पता, फल, तना, जड़, पत्ती, फूल। ठीक है, पता मतलब पत्ता है यहाँ पर, ठीक है, लीफ। तो बताना क्या होगा, 66 का आंसर हो जाएगा 43152, 43152 ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जड़, तना, पत्ता, फूल, फल, शाखाएं होता, शाखाएं लेकिन है नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 67 आते हैं। सही विकल्प इनमें से कौन सा है? 42, 56, 110। आगे क्या आएगा? 67 का क्या आएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 11, 121 प्लस 131, 141 है ना, 141, 169, 121 और 32 सबको हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर माइनस 11 आपको हो जाएगा 121 और इसका स्क्वायर प्लस 11। तो देखो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका 110, 132 है ना, बी 132 आएगा आंसर इसका। ठीक है, कैसे करेंगे? अपने साइड से भी कर सकते हो आप जैसे करोगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो 42 और 56 है ना, 42 क्या होगा? 7 का स्क्वायर माइनस 7, 42 आएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 7, 56 हो गया है ना। और नीचे आएंगे फिर से 11 का स्क्वायर माइनस 11, 110 और 11 का स्क्वायर प्लस 11, 132 हो जाएगा। क्वेश्चन 68, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का अनुपात 7/3 है, गुना हो जाएगी। तो वर्तमान पुत्री की आयु क्या है? करेक्ट आंसर 68 का आंसर क्या होगा? ये सी करेक्ट है, 22 वर्ष। 69 उत्तर नंबर है। 2 अथवा 5 से अधिक 5 विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्रकट संख्याओं का योग कितना होगा? 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सी आंसर करेक्ट है, 3050 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, 2 सिक्कों के एक साथ फेंके जाने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? एक शीर्ष आने की प्रायिकता होगी 3/4, 3/4। करेक्ट आंसर सी 70 का। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो 3/4 इसका आंसर होगा। ये तरह से फॉर्मूला है। 71 निम्नलिखित झीलों को उनके निर्माण के हिसाब से बताना है। चंद्रताल हिमानी क्रिया, पहली बात यहाँ से सही है। सोंगमो है ना, सोंगमो ज्वालामुखी क्रिया, ये बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि जो सोंगमो है झील, ये भारत में अधिकांश हिमानी झीलों, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती हैं। सोंगमो झील ये सिक्किम में स्थित होगी। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित, और एक हिमानी सुरंग झील है, तो एक हिमज गहर बेसिन जमा में ऊंची चट्टानों में पीछे स्थित होती है। तीसरी बात है कलिवेली नदी निक्षेपण, कलिवेली झील ये तमिलनाडु के पुडुचेरी में उत्तर में स्थित है, और एक लेगुन झील है, ये तटीय अधभूमि है। ठीक है, ये तमिलनाडु के विल्लुरोप्पम जिले में पुडुचेरी के उत्तर में स्थित है, और ये लेगुन झील का तटीय अधभूमि होगी, नदी जो पड़ रही है। धाबर मानव निर्मित है, धाबर क्या है? ये धीबर, ये मानव निर्मित है। करेक्ट है, आंसर क्या होगा? 1 और 4 सही है, बी। 72 नंबर क्वेश्चन है 72, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है कौन सा? करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित का मतलब क्या होता है? मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया आच्छादित है, कौन सा इसमें से कर्क रेखा के साथ? करेक्ट आंसर 72 का हो जाएगा, बी मालवा का पठार का। 73 नंबर है प्रमुख नदी, और यहाँ पर इसके सहायक नदी दे रखा है 73 में। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? बी यहाँ से करेक्ट है। एक तो देखो, ए का महानदी क्या हो जाएगा? तेल। ठीक है, उसके बाद बी ब्रह्मपुत्र, वन, घनसीरी। ठीक है, आगे और उसके बाद हो जाएगा आपका केन। केन का क्या होगा 73 में? केन का आपको हो जाएगा सी का 2, हाँ सी का 2 बीवर। और गोमती का क्या हो जाएगा? गोमती D3 सही। करेक्ट आंसर है 73 का बी। 74 आते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? 74 का आंसर क्या होगा? डी मंसारी, सॉरी कह रहा हूँ, किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? शनि हो जाएगा, डी यहाँ से 74 का सही आंसर होगा। शनि का ग्रह यहाँ पर घनत्व सर्वाधिक है, कितना? 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्रहों का घनत्व शुक्र का 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मंगल का 3.93 और शनि का 0.69 ग्राम पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 74 का डी करेक्ट है। 75 नंबर है, 75 बोला है कि एक खाद्य श्रृंखला में प्रथम स्तर पोषी हमेशा किसके द्वारा भरा जाता है? ठीक है, आंसर क्या होगा 75 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये स्वपोषी। स्वपोषी इसका सही आंसर होगा। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं 76, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। यूट्रोफिकेशन के बारे में यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है।
मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन पेपर कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप बीपीएससी वाले ही क्वेश्चन पेपर करो, यूपीपीसीएस के मैं पेपर करा रहा हूँ वो भी आप सॉल्व कर सकते हो अपने बीपीएससी के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला है, ये जल निकाय के पोषक तत्व और संवर्धन की एक घटना होती है। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर 76 का जो हो जाएगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, जल निकाय में नाइट्रोजन और फास्फेट जैसे पोषक तत्व होते हैं, उसकी अधिकता होती है और सुपोषण का मुख्य भाग होता है। तीसरी बात, मुख्य कारण ये होता है। और तीसरा है, इसके कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये बढ़ जाती बोला है ना, तो ये गलत है स्टेटमेंट इसका, ये घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं इसमें जल के, क्योंकि यहाँ पर जल निकाय में पोषक तत्वों की वृद्धि होने से जो वाटर हाइसिंथ होता है, जलकुंभी, फाइटोप्लैंक्टन, अन्य जलीय जीवों की यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इनमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 1 to सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए नहीं। पूछे कौन सा गलत होगा ना 76 में, तो तीसरा केवल गलत है, बाकी सब तो सही थे, तीसरा गलत था, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल 3 गलत है, सी। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन करेंगे आज, राइट। ज्ञान बिंदु के भी 76 क्वेश्चन किए, और हमने सुबह क्वेश्चन का आपको पेपर कराया था, कौन सा, सुबह मैंने आपको कराया पेपर, आपको मैंने PW का कराया, ठीक है, PW का टेस्ट नंबर दूसरा कराया फुल लेंथ, वो भी आपसे 76 क्वेश्चन करो, करीब 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे हो गए। अब 150 क्वेश्चन में क्या करना, जितने भी आपने क्वेश्चन कर लिए, कम से कम 2 से 3 घंटे इन पेपरों को दो। कैसे, इनके जो टॉपिक निकलते हैं वो टॉपिक को आपको पूरी लिस्ट बनानी है, वो टॉपिक लिस्ट बना के उन टॉपिकों को जाकर डीप में कवर करो, तब तो आपका टेस्ट ये सफल माना जाएगा कि आपने फुल लेंथ पेपर लगा रहे हो, सब चीज़ें पढ़ रहे हो, आपके यहाँ से पूरी हो रही हैं। वरना टेस्ट लगाते चले जाओगे, कितने भी टेस्ट लगा लो, अगर आप इनको डीप में अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं बना पाओगे पेपर में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ डीप से क्वेश्चन बनाते चलो और यहाँ से अपने करते चलो। और यूपीएससी का रिजल्ट भी आज या कल में आने वाला है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो एंड करते हैं, बाकी कुछ लोगों का सिलेक्शन भी यहाँ पर होने वाला है अपने चैनल से भी, कोई जब कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे यहाँ पर किए थे उन्होंने, है ना। और अपना जो टारगेट चला था डेली टारगेट, उसमें भी करीब यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन टॉपिक कॉपी हुए थे। मैं टॉपिक में भी दिखाया भी हूँ लिस्ट क्लियर करके कि यहाँ पर टॉपिक को अगर अच्छे से कवर करते आप तो शायद आपके बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो कोई नहीं, अगर आपने नहीं किया तो अगले साल के लिए भी जुड़ोगे, कराएंगे वो भी हम, ठीक है। बाकी कुछ रहेगा तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे जुड़ के, यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल है अपना, ठीक है। एंड करते हैं।